बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मदन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स के हवाले से। बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं? यानी कि इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी जब भी किसी बायोलॉजिस्ट को कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड्स का जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। यानी कि बायोलॉजिकल मेथड का सबसे पहला जो मरला है वो होता है ऑब्जर्वेशंस। और ऑब्जर्वेशंस हमेशा 5 सेंसेस की मदद से की जाती हैं। यानी कि आप 5 सेंसेस का यूज़ करके या विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस आप लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, वो सेंसेस कौन कौन से हैं? पहला है विजन, सेकंड है हेयरिंग, उसके बाद स्मेल, टेस्ट, टच। यानी कि इन 5 सेंसेस की मदद से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहिदात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस दे आर मेजरेबल। ठीक है, आप इन्हें मेजर कर सकते हैं, यानी कि इनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है? साइज एंड वॉल्यूम। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर नॉट मेजरेबल, यानी कि क्योंकि ये क्वालिटी बेस होती हैं, यानी कि आप इनकी क्वालिटी तो मालूम कर सकते हैं लेकिन आप इनको नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जबकि क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस हैं आप इनको नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑब्जर्वेशंस को नहीं, क्योंकि ये क्वालिटी बेस होती हैं। अब क्वालिटी से क्या मुराद है? जैसे कि कलर, टेस्ट। अगर आप किसी चीज़ का कलर मालूम करना चाह रहे हैं या उसके टेस्ट के बारे में बात करें तो वो क्वालिटेटिव बेस होती है, यानी कि क्वालिटी बेस होती हैं, जबकि आप इनको नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक स्टेटमेंट पेश करता है जिसे हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जो मुशाहिदात कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद अब जो भी चीज़ें वो ऑब्जर्व करता है उसे एक स्टेटमेंट की सूरत में बयान कर देता है और उस स्टेटमेंट को नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसे? हाइपोथेसिस। अब ये जो स्टेटमेंट होती है दरअसल ये स्टेटमेंट टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन या अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, उसे हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट पेश की जाती है दरअसल ये तहकीक तलब वजाहत होती है, मुशाहिदात की तहकीक तलब वजाहत को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। यानी कि जिसकी अभी तक कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई होती, यानी कि ये अनटेस्टेड होती हैं, इस वजह से इसे कहा जा रहा है अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइपोथेसिस का, यानी कि अभी तक कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं हुए। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस। यानी कि एक हाइपोथेसिस बनाने के 2 तरीके हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग और सेकंड जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जनरल प्रिंसिपल से क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्राइव करते हैं। यानी कि इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब किस तरह, इसके नीचे एग्जांपल दी गई तो उस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह यानी कि ये मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग के दौरान जो वर्ड्स यानी कि फ्रिक्वेंटली जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हैं इफ़ एंड देन। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग के दौरान ये वर्ड्स फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या हम जनरल प्रिंसिपल से किस तरह स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्राइव करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ठीक है,
तो हमें ये भी पता है कि स्पैरोज़ जो है ना ये भी बर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पैरोज़ के भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। अब ये देखें आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, एक जनरल बात है कि तमाम बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, और आप मूव कर रहे हैं एक स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि स्पैरो जो है एक स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे इसलिए ये बात की गई है कि डिडक्टिव रीजनिंग में आप लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या किसी भी जनरल प्रिंसिपल से आप लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन को ड्राइव करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है दूसरा मेथड है वो है इंडक्टिव रीजनिंग का। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से करते हैं उनसे आप लोग क्या करते हैं, कोई भी जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं, यानी कि ये मूव करता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। अब स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप लोग मूव करेंगे किस तरफ, जनरल प्रिंसिपल्स की तरफ। अब कैसे, जैसे कि हमें पता है कि स्पैरोज जो है ना इनके विंग्स होते हैं और ये बर्ड्स हैं, और हमें ये भी मालूम है कि ईगल, क्रो एंड पिजन आल्सो बर्ड्स, यानी कि जो ईगल है, क्रो है, पिजन है, उन वो भी क्या है, वो भी दरअसल बर्ड्स हैं, वो भी परिंदे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब ये देखिए कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी कंक्लूड दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, कि तमाम जो है ना जो बर्ड्स हैं उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। अगर इसको देखा जाए, देखिए ये एक स्पेसिफिक स्पैरो की बात हो रही है, स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या स्पेसिफिक हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी स्पैरोस हैं उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं और वो बर्ड्स हैं, और हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि तमाम बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। इन केस ऑफ मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि प्लाज्मोडियम जो है, अब प्लाज्मोडियम क्या है, ये हमारी एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, दरअसल मलेरिया की वजह बनता है, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। अब मूव कर रहे हैं फ्रॉम, ठीक है, मूव कर रहे हैं किस तरफ, जनरल प्रिंसिपल की तरफ, कि जितने भी यानी कि मलेरियल पेशेंट होंगे तो उनके ब्लड के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ठीक है, अब ये देखें हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से मूव करके आए किस तरफ, जनरल प्रिंसिपल की तरफ। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट का, यानी कि जब आप लोग हाइपोथेसिस पेश कर देते हैं तो उसके बाद क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, या इन अदर वर्ड्स यानी कि जो भी प्रॉब्लम आप यानी कि एक बायोलॉजिस्ट फेस कर रहा है तो उसकी रियल कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, कि आखिर इस मसले की सबसे बड़ी वजह क्या है। उस वजह को यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए, या उस रियल कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। साइंटिस्ट हमेशा 2 टाइप्स के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इनके 2 किस्मों के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप किनका होता है, हेल्दी पर्सन्स का, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हम यहाँ पे मलेरियल केस की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ, मलेरियल पेशेंट, यानी कि इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल अगर लूँ तो यानी कि अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और उसके बाद कंट्रोल ग्रुप है, तो अब मुझे पता है कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो मलेरियल पेशेंट्स के अंदर मौजूद होता है, जबकि हेल्दी पर्सन्स के अंदर प्लाज्मोडियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करके हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। सही, उसके बाद है 4th नंबर पे रिजल्ट। अब जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर देते हैं तो एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, आप जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं या जो कुछ भी आप लोग यानी कि जो कुछ भी होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, आप उसको क्या कर देते हैं, उसकी सिंपल रिपोर्टिंग कर देते हैं, और इस रिपोर्टिंग को नाम देते हैं रिजल्ट का। मिसाल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, मलेरिया की, कि अगर मलेरियल पेशेंट के अंदर यानी कि उनके ब्लड के अंदर, ठीक
ठीक है, प्लाज्मोडियम मौजूद है, जबकि हेल्थी पर्सन्स के ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट है, यानी कि जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमें ये पता चला, मलेरियल केस की बात हो रही है, तो हमें ये पता चला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे, ठीक है, जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि जब हेल्थी पर्सन्स के ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व किया गया तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे प्लाज्मोडियम क्या था, मौजूद नहीं था, यानी कि उनका ब्लड सैंपल या उनके जो ब्लड था वो क्या था, फ्री था फ्रॉम प्लाज्मोडियम। तो ये हमारा रिजल्ट निकला है। अब ये हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने ये चीज़ें देखी हैं, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, उसकी रिपोर्टिंग कर दी और ये था हमारा रिजल्ट। कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास जो फाइनल स्टेप है वो होता है कंक्लूजन का, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसकी आपने रिपोर्टिंग कर दी, यानी कि आपने रिज़ल्ट निकाला। ठीक है, अब आप एक मरतबा यानी कि टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, उनके जो नताइज होते हैं, उनके रिज़ल्ट होते हैं, उनको आपस में आप लोग कंपेयर करके क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ मलेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मलेरिया का केस लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ना मेरा कंक्लूजन ये निकला है कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो क्या करता है, मलेरिया की वजह बनता है। उसके बाद थ्योरी एंड लॉ क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि एक्सपेरिमेंट जो है ना आप बार बार परफॉर्म करते हैं और बार बार परफॉर्म करने के बावजूद, ठीक है, आपका रिज़ल्ट एक जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उससे आप यानी कि क्या करते हैं, फॉल्सिफाइड, यानी कि उससे उसकी तरदीद नहीं कर सकते, उससे गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। यानी कि आपने जो हाइपोथेसिस पेश की और उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तजर्बात किए, और तजर्बात करने के बावजूद क्या है, आपका रिज़ल्ट सेम आ रहा है और आप उसकी तरदीद नहीं कर सकते, यानी उसको गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। जबकि लॉ क्या है, लॉ जो है ना ये फितरत की मुस्तकिल हकीकत होती है। ठीक है, लॉ जो है ना क्या होती है, फितरत की मुस्तकिल हकीकत होती है, या फिर आप यूँ कह दें नाकाबिल तरदीद थ्योरी को, यानी कि ऐसी थ्योरी जिसे आप लोग क्या करें, जिसको आप झुठला नहीं सकते, यानी कि जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते, वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। यानी कि एग्जाम्पल इसकी इस तरह है कि जब एक थ्योरी बन जाती है तो साइंटिस्ट की कोशिश रहती है कि वो क्या करें, इस थ्योरी को गलत साबित करें, और बार बार तजर्बात के बावजूद अगर वो इस थ्योरी को गलत साबित नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है। और लॉ जो है ना वो फितरत की एक मुस्तकिल हकीकत होती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि एक नाकाबिल तरदीद थ्योरी। नाकाबिल तरदीद से क्या मुराद है, जिससे गलत साबित ना किया जा सके, वो दरअसल कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाती है, वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ठीक है, तो यहीं पे आज क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है या कोई भी सवाल है तो वह आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।